दोस्तों सादर नमस्ते। मैं किशन जेठवानी जलते प्रश्न चैनल में अभिव्यक्ति पेश कर रहा हूँ। आइए तराजू के दो पलड़ों को प्रजातंत्र के हालात देखते हैं। एक पलड़े में शासन और दूसरे पलड़े में प्रशासन है। जुल्म और सितम में जकड़ा हुआ है प्रजातंत्र। दोस्तों, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इस हालात से हम आगे बढ़ते हैं तो सत्ता और विपक्ष दोनों सरकारी मलाई मार रहे हैं। उसके बाद भी एक दूसरे को अश्लील और गंदी गालियां देते हैं। सत्ता की जंग है। दोस्तों, राजनीति जनसेवा का माध्यम अब नहीं रहा। राजनीति व्यापार हो गई है। राजनीतिक दल एक प्रकार की दुकानें हैं। यहाँ सत्ता के दलाल सपने बेचते हैं। कितने ख्वाब पलकों पर हम सजो लेते हैं। हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। सत्ता सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति हर 5 साल में चुनाव लड़ता है। इसे जनादेश कहते हैं। आंकड़ों का खेल खेलने वाले राजनीतिक दल बहुमत के आधार पर सत्ता में और कम संख्या वाले दल विपक्ष में बैठते हैं। यह प्रजातंत्र कहा जाता है। दोस्तों, निर्वाचित सदस्य खुद के लिए, अपने परिवार के लिए धन संपत्तियां कमाने तथा विलासिता के साधन जुटाने में लगा रहता है। सरकार से भारी वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है। जनप्रतिनिधि किसी भी विभाग में किसी को नौकरी की पद नियुक्ति का पत्र नहीं दे सकता, नौकरी नहीं दे सकता। सरकारी नौकरी देने का आदेश कर ही नहीं सकता। संसद में कोई भी बिल, कानून पास हो तो उसमें अधिक से अधिक वो वोट दे सकता है और उसके आगे उसको कोई भी अधिकार नहीं है। किसी की नौकरी के लिए अनुशंसा सांसद नहीं कर सकता, जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। वह वास्तव में सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी ही है। दोस्तों, तथाकथित जनप्रतिनिधियों में सत्ता सुख भोगने की होड़ मची है। चुनाव जीतने वाला व्यक्ति मतदाताओं का शोषण करता है। मंत्री पद व्यक्ति विशेष को महिमा मंडित करने का शब्द अलंकार है। सांसद से अधिक अधिकार तो संबंधित जिले के कलेक्टर के पास होते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास होते हैं। जनप्रतिनिधि केवल अनुशंसा निवेदन प्रार्थना कर सकता है। मंत्री भी किसी को अनुकंपा नौकरी नहीं दे सकता। दोस्तों, खुद के लिए भी जनप्रतिनिधि संबंधित मंत्रालय से, उसके सचिव के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से साधन और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता रहता है। दोस्तों, मंत्रियों के लिए आवास, वाहन, समस्त प्रकार की अन्य सरकारी सुविधाओं का इंतजाम प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। मंत्री किसी भी प्रशासनिक अधिकारी अथवा कर्मचारी को नौकरी से निकाल बाहर नहीं कर सकता। अधिक से अधिक अधिकारी के माध्यम से उसका स्थानांतरण करा सकता है। दोस्तों, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी बाबू चपरासी
सांसद के कोई भी पत्र को महत्व नहीं देते, वो तो केवल अपने बॉस की, अधिकारी की, अफसर की, नौकरशाह की मानते हैं। इसे सिस्टम कहा जाता है और इस सिस्टम पर भारी धन खर्च होता है। मंत्री का पद ताम झाम का पद है। दोस्तों, विदेशों में हवाई यात्राएं करने के लिए, देश के अंदर हवाई यात्राएं, रेल यात्राएं या सड़क मार्ग से यात्राएं जनप्रतिनिधियों को करने की छूट रहती है। उसके लिए सरकार धन देती है। दोस्तों, तराजू के दूसरे पड़े में प्रशासन की व्यवस्था का शिकंजा कसा हुआ है। यह प्रजातंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, दूसरे पड़े में प्रशासन की पकड़ इतनी मजबूत है कि सरकारी नौकरी के दावेदार पात्र की उम्मीदवार की आयु 22 वर्ष हो तो वो नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति 35 साल का व्यक्ति भी नौकरी कर सकता है और 45 साल का। यदि 22 वर्ष के व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगी तो वो 38 साल तक सरकार की मलाई लूटता है और देश से लूटखोरी करता है। 25 साल तक के उम्र का व्यक्ति जो 35 साल का होता है वो 25 साल तक देश का शोषण करता है। उसके बाद जो 45 साल का व्यक्ति है वो 15 साल तक देश का प्रजा का शोषण करता है, क्योंकि सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष का नियम है। दोस्तों, एक बार सरकारी नौकरी में चिपके तो समझ लीजिए माला माल हो गए। बाबू चपरासी प्रशासन की मलाई खूब मारते हैं। दोस्तों, छोटा हो या बड़ा सरकारी नौकर, प्रशासनिक मशीनरी एक प्रकार के संगठित डकैतों का गिरोह है, डाकुओं का गिरोह है। दोस्तों, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद चमन करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिस्तां। क्या होगा ये हमें सोचना ही पड़ेगा। क्या सत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था के चेहरे बदलने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था? इसीलिए क्या सड़कों पर लाशों के ढेर लगाए गए थे और खून की नदियां बहाई गई थी? स्वतंत्रता संग्राम का यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, अब तो 70 साल बीत गए इस गंदी सड़ी गली व्यवस्था को ढोते ढोते। बदलना ही होगा इस सिस्टम को। जल्दी बदलने के लिए जनता को तैयार हो जाना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, वैचारिक क्रांति होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। हिंसक क्रांति देश में नहीं चलेगी। अपना ही घर जलाने की छूट नहीं मिलेगी। इसीलिए वैचारिक क्रांति के माध्यम से सिस्टम को बदलने के लिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं अपनी बात को अर्धविराम देता हूँ। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और टिप्पणियाँ भेजिए, इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारा लक्ष्य बहुत लंबा है। अभी 635-40 लोग इसको देख चुके हैं। आप जुड़ें और दूसरों को जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।